ऊपर देखो। एक साफ रात में शहर की लाइटों से दूर आसमान एक शो दिखाता है। सितारों की एक नदी अंधेरे में फैल जाती है। हम इसे मिल्की वे कहते हैं, हमारी होम गैलेक्सी। जब से हम इंसान बने हैं, हमने उस चमकते हुए गहरे गड्ढे को घूरा है। रात का आसमान हमारे अंदर कुछ गहरा बुलाता है, जो विस्मय की भावना जगाता है। ये कॉस्मिक क्यूरियोसिटी हमारे डीएनए में बुनी हुई है। ये ब्रह्मांड को समझने की हमारी पहली कोशिशें थीं, इसमें अपनी जगह खोजने की। वह प्राचीन अजूबा ज्ञान के साथ और भी मजबूत हुआ है। क्या इनमें से कोई ग्रह पृथ्वी जैसा है? क्या हम इस विशाल कॉस्मिक महासागर में अकेले हैं? सितारों तक पहुंचने का सपना इंसान के सबसे पुराने और सबसे पावरशाली सपनों में से एक है, और पिछली सदी में हमने अपनी दुनिया से बाहर अपने पहले कदम बढ़ाए। ज्यादातर इंसानी इतिहास में पृथ्वी ही पूरा ब्रह्मांड थी। यह बहुत विशाल लगती थी। 1990 में वॉयेजर 1 ने आखिरी बार देखने के लिए अपना कैमरा घुमाया। उस दूरी से इसने हमारे घर की एक तस्वीर ली। पृथ्वी बस एक छोटा सा रोशनी का कण है, एक सूर्य की किरण में निलंबित एक अकेला पिक्सेल। खगोल शास्त्री कार्ल सागन ने इसे पेल ब्लू डॉट कहा। इसने हमें दिखाया कि हमारी दुनिया असल में कितनी छोटी और नाजुक है। इस छोटे से बिंदु पर आपके जाने पहचाने हर इंसान ने अपना जीवन जिया है। वहीं पर हुआ, अंतरिक्ष की विशालता में तैरते धूल के एक कण पर। अपनी दुनिया को इस तरह देखने से हमें विनम्रता और जिम्मेदारी का एहसास होता है। यह हमारा इकलौता घर है। हम सभी इस छोटी नीली दुनिया में यात्री हैं। उन्होंने एक ऐसी दुनिया देखी जिसमें कोई सीमाएं नहीं दीं। उन्होंने हमें खुद को बाहर से देखने की अनुमति दी, पृथ्वी पर ही नहीं बल्कि सौर मंडल में भी अपनी जगह समझने के लिए। और इस तरह हमने अपने आस पड़ोस की खोज शुरू की। हर मिशन हमारे पारिवारिक इतिहास का एक अध्याय रहा है। पेल ब्लू डॉट बस शुरुआत का बिंदु है। असली चुनौती बाढ़ के उस पार है। हमारा सौर मंडल बहुत बड़ा लगता है, और वो है भी। असली किनारा ऊर्ट क्लाउड है, बर्फीले धूमकेतुओं का एक बड़ा खोल। वैज्ञानिकों का मानना है कि यह सूरज से एक लाइट ईयर से भी ज्यादा दूर तक फैला हुआ है। यह अंतरिक्ष की महान दीवार है, शुद्ध दूरी का एक बैरियर। टॉप स्पीड से भी प्रॉक्सिमा सेंटोरी तक पहुंचने में, जो हमारा सबसे करीबी पड़ोसी है, हजारों साल लग जाएंगे। तारों के बीच की खाली जगह सबसे बड़ी चुनौती है जिसका हम सामना करते हैं। सौर मंडल छोड़ना बिल्कुल अलग मैग्नीट्यूड की छलांग लगाने जैसा है। दूसरे तारे तक की यात्रा इंसानियत ने अब तक जो भी कोशिश की है, उन सबको बौना कर देती है। आप खरबों किलोमीटर चौड़े महासागर को कैसे पार करते हैं? उन औजारों से नहीं जो हमारे पास आज हैं। हमारे रॉकेट शानदार मशीनें हैं। वे पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से मुक्त होने के लिए काफी पावरशाली हैं। वे हमें चंद्रमा तक ले गए हैं और हमारे सौर मंडल के हर ग्रह पर हमारे प्रोब भेजे हैं। लेकिन वे मूल रूप से केमिकल रॉकेट हैं। वे नियंत्रित विस्फोट मेकने के लिए ईंधन जलाकर काम करते हैं। ये उन्हें आगे धकेलता है। ये छोटी ट्रैवलों के लिए एक बेहतरीन टेक्नोलॉजी है, लेकिन इंटरस्टेलर यात्रा के लिए यह पटाखों से अटलांटिक यात्रा को शक्ति देने जैसा है। आपको पूरे ब्रह्मांड के द्रव्यमान से अधिक ईंधन की आवश्यकता होगी ताकि आप कहीं भी महत्वपूर्ण रूप से पहुंच सकें। तो सौर मंडल छोड़ने का सपना वास्तव में स्टारशिप का सपना है। सिर्फ बड़े रॉकेट नहीं, बल्कि पूरी तरह से नई तरह की मशीन्स। ऐसे यान जो उन सिद्धांतों से संचालित होते हैं जिन्हें हम अभी अभी समझना शुरू कर रहे हैं। यहीं पर विज्ञान तथ्य विज्ञान कथा से मिलता है। हम परमाणु की शक्ति से चलने वाले जहाजों की कल्पना करते हैं। परमाणु विखंडन या संलयन दशकों तक निरंतर थ्रस्ट प्रदान कर सकता है। हम विशाल चमचमाते सौर पाल का सपना देखते हैं। विशाल दर्पण जो सूर्य के प्रकाश के कोमल लेकिन अथक दबाव से अंतरिक्ष में धकेले जाते हैं। या शायद और भी विदेशी विचार, जैसे इंटरस्टेलर हाइड्रोजन को इकट्ठा करके एक फ्यूजन इंजन को ईंधन देना जैसे ही आप जाते हैं। ये सिर्फ जंगली कल्पनाएं नहीं हैं। ये गंभीर अवधारणाएं हैं जिनकी खोज भौतिकविदों और इंजीनियरों द्वारा की जा रही है। हर एक अपनी विशाल चुनौतियों के साथ आता है। फ्यूजन पावर्ड जहाज को एक चुंबकीय बोतल में एक तारे को समाहित करने की आवश्यकता होगी। एक सौर पाल को किलोमीटर चौड़ा होना होगा, लेकिन प्लास्टिक रैप से भी पतला। एक एंटीमैटर ड्राइव जो सभी में सबसे पावरशाली है, के लिए हमें सबसे अस्थिर पदार्थ का उत्पादन और भंडारण करने की आवश्यकता होगी। इनमें से किसी का भी निर्माण मानव इतिहास का सबसे जटिल इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट होगा। इसके लिए सामग्री विज्ञान, ऊर्जा उत्पादन और रोबोटिक्स में सफलताओं की आवश्यकता होगी। लेकिन सपना कायम है, क्योंकि यह सिर्फ टेक्नोलॉजी से कहीं अधिक है। यह हमारी प्रजाति के भविष्य के बारे में है। हम जानते हैं कि तारे शाश्वत नहीं हैं। हमारा अपना सूर्य एक दिन लाल दानव में बदल जाएगा जो पृथ्वी को निगल जाएगा। इस ग्रह पर जीवन की एक समय सीमा है। इससे बहुत पहले अन्य ब्रह्मांडीय खतरे हमारे अस्तित्व को खतरे में डाल सकते हैं।
एक क्षुद्र ग्रह का प्रभाव, पास का एक सुपरनोवा, अन्य तारा प्रणालियों में फैलना हमारी एकमात्र दीर्घकालिक अस्तित्व रणनीति हो सकती है। स्टारशिप का सपना बहुग्राही है और फिर बहुतारकीय प्रजाति बनने का सपना है। यह सितारों के बीच मानवता के लिए एक भविष्य सुरक्षित करने का सपना है। हमारी जर्नी एक बड़ी छलांग के साथ नहीं, बल्कि छोटे मेटेलिक स्टेप्स की एक सीरीज के साथ शुरू हुई। इंसेनों को भेजने से पहले हमने अपने प्रॉक्सी को भेजा। हमने रोबोट्स मेके, हार्डी ब्रिलियंट एक्सप्लोरर, जिन्हें स्पेस की कठोर रियलिटीज को झेलने के लिए डिजाइन किया गया था। ये हमारी आंखें, हमारे कान और उन वर्ल्ड्स में हमारे हाथ थे जो पर्सनली विजिट करने के लिए बहुत दूर और डेंजरस थे। वे हमारे पायनियर्स थे। स्पेस एक्सप्लोरेशन की फर्स्ट जनरेशन मशीनों का एक एरा था। उन्होंने हमारी क्यूरियोसिटी को सर्किट्स पर और हमारे एम्बिशन को उनके एंटीना में कैरी किया। हर एक इंजीनियरिंग का एक मार्वल था, ह्यूमन इंजेन्यूटी का एक सबूत, जिसे हमारी ओर से ग्रेट अननोन में भेजा गया था। सोवियत यूनियन का लूना प्रोग्राम सक्सेस का स्वाद चखने वाला पहला प्रोग्राम था। 1959 में लूना 2 पहला ह्यूमन मेड ऑब्जेक्ट बना, जिसने चांद पर इंपैक्ट करके दूसरे सेलेस्टियल बॉडी को टच किया। बस कुछ हफ्तों बाद लूना 3 चांद के फार साइड के चारों ओर उड़ा। इसने पहली ग्रेनी घोस्टली इमेजेस भेजी, एक ऐसे फेस की जो किसी इंसान ने पहले कभी नहीं देखा था। यह एक रेवलेशन था। इसने हमें दिखाया कि एक्सप्लोरेशन पॉसिबल था, कि हम कोस्मोस तक पहुंच सकते थे और उसे छू सकते थे। अमेरिकियों ने मरीनार और पायनियर प्रोग्राम्स के साथ फॉलो किया, वीनस और मार्स के पास से प्रोब्स को उड़ाते हुए हमें अपने प्लेनेटरी नेबर्स के पहले क्लोज अप पोर्ट्रेट्स देते हुए। ये शुरुआती मिशंस ऑन्डेशियस गैम्बल्स थे। हम जैसे जैसे आगे BIH रहे थे, वैसे वैसे सीख रहे थे। रॉकेट साइंस नया था। लाखों किलोमीटर पर कम्युनिकेशन एक बहुत बड़ी चुनौती थी। कई मिशंस फेल हो गए। वे लॉन्च पैड पर एक्सप्लोड हो गए, कोरेक्स से भटक गए, या बस साइलेंट हो गए, हमेशा के लिए वॉइड में खो गए। लेकिन हर फेलियर के साथ हमने कुछ इंपॉर्टेंट सीखा। हर सक्सेस के साथ सोलर सिस्टम की हमारी पिक्चर और शार्प होती गई। हमने डिस्कवर किया कि वीनस एक हेलिश ग्रीन हाउस था। उसकी सतह इतनी गर्म थी कि लीड को पिघला सके। हमने देखा कि मार्स एक क्रेटर्ड डस्टी डेजर्ट था, पोलर आइस कैप्स के साथ, एक ऐसी दुनिया जो हमें बहुत जानी पहचानी लगती थी। इन रोबोटिक पायोनियर्स ने हर उस चीज के लिए रास्ता में किया जो बाद में आई। वे स्काउट्स थे जिन्हें टेरिटरी को मैप करने के लिए आगे भेजा गया था। उन्होंने रेडिएशन को मापा, एटमॉस्फेयर को एनालाइज किया और सरफेसेस को फोटो खींचा। उन्होंने हमें बताया कि कहां जाना सेफ था और किस खतरों की उम्मीद करनी थी। वे सिर्फ मशीनें नहीं थीं, वे हमारे अपने सेंसेस का एक्सटेंशन थे, ह्यूमन एक्सपीरियंस की लिमिट्स को आगे बढ़ाते हुए। उन्होंने पुराने सवालों का जवाब दिया और ऐसा करके हमें पूछने के लिए सवालों का एक नया सेट दिया। रोबोटिक एक्सप्लोरेशन का एरा शुरू हो चुका था और हमारा सोलर सिस्टम धीरे धीरे अपने सीक्रेट्स को सामने ला रहा था। 1970 के आखिर में ग्रहों के एक अनोखे अलाइनमेंट ने ग्रैंड टूर को पॉसिबल किया। स्पेसक्राफ्ट हर प्लैनेट की ग्रेविटी को यूज करके अगले प्लैनेट तक स्लिंगशॉट कर सकते थे। नासा ने वॉयेजर 1 और 2 में की 1977 में लॉन्च किए गए। उन्होंने आउटर सोलर सिस्टम के बारे में हमारी समझ को पूरी तरह बदल दिया। वॉयेजर 1 1979 में जुपिटर के पास से गुजरा और उसने शानदार इमेज भेजी, जिससे एक डायनामिक जियोलॉजिकली एक्टिव सिस्टम का पता चला। इसके बाद सैटर्न के शानदार रिंग्स की पूरी डिटेल सामने आई। वॉयेजर 2 ने हमें यूरेनस और नेपच्यून की पहली क्लोज-अप तस्वीरें दी। अब वे हमारे सबसे दूर के मैसेंजर हैं जो इंटरस्टेलर स्पेस से गुजर रहे हैं। हमारे सोलर सिस्टम के सभी प्लैनेट्स में से एक प्लैनेट ने हमारी इमेजिनेशन को किसी और से ज्यादा कैप्चर किया है, मार्स, द रेड प्लैनेट। यह लंबे समय से हमारी कहानियों, हमारे डरों और हमारी एक्सपेक्टों का सब्जेक्ट रहा है। H.G. वेल्स के इन्वेडिंग मार्शन से लेकर कॉलोनाइजेशन के हमारे मॉडर्न डे ड्रीम्स तक, मार्स का हमारी कल्चर में एक स्पेशल प्लेस है। यह हमारी दुनिया के अलावा एक ऐसा प्लैनेट है जो कम से कम सरफेस पर कुछ हद तक हॉस्पिटेबल लगता है। इसका एक दिन लगभग हमारे जितना ही लंबा होता है। इसमें सीजन्स होते हैं, इसमें पोलर आइस कैप्स होते हैं। ये एक सिस्टर वर्ल्ड जैसा लगता है, एक ऐसी जगह जिसे हम एक दिन अपना दूसरा घर कह सकते हैं। मार्स का हमारा रोबोटिक एक्सप्लोरेशन एक लंबी और ड्रामेटिक कहानी रही है। यह हार्ट स्टॉपिंग सक्सेसेस और क्रशिंग फेलियर्स से भरी हुई है। पहला सक्सेसफुल फ्लाई बाय नासा का मैरिनर 4 था 1965 में, जिसने हमें एक क्रेटर्ड मून लाइक सरफेस दिखाई। फिर 1976 में वाइकिंग लैंडर्स नीचे उतरे। वे मार्शियन सोइल पर एक्सपेरिमेंट्स करने वाले पहले थे, जीवन के संकेतों की तलाश कर रहे थे। रिजल्ट्स एम्बिग्युअस थे, टेंटलाइजिंग थे, लेकिन अंततः इनकंक्लूसिव थे।
दशकों तक हमने प्लैनेट को ऊपर से मैप करने के लिए ऑर्बिटर्स भेजे, इसकी जियोग्राफी और जियोलॉजी की एक डिटेल्ड पिक्चर देखते हुए। हमें एंशिएंट रिवरबेड्स के सबूत मिले, डेल्टास के और वास्ट ओशंस के। मार्स एक्सप्लोरेशन का मॉडर्न एरा रोवर्स का है। ये व्हील्ड जियोलॉजिस्ट्स ग्राउंड पर हमारे पैर रहे हैं। स्पिरिट और अपॉर्चुनिटी 2004 में उतरे ट्विन रोवर्स 90 दिनों तक चलने के लिए डिजाइन किए गए थे। अपॉर्चुनिटी ने लगभग 15 सालों तक एक्सप्लोर करना जारी रखा। यह इसके रोबस्ट डिजाइन का एक टेस्टमेंट है। उन्हें डेफिनेटिव प्रूफ मिला कि लिक्विड वाटर कभी मार्शियन सरफेस पर फ्रीली बहता था। फिर क्यूरियोसिटी आया, एक कार साइज्ड मोबाइल साइंस लैबोरेटरी। ये 2012 में उतरा और तब से माउंट शार्प पर चढ़ रहा है, उन रॉक लेयर्स का एनालिसिस करते हुए जो बिलियंस ऑफ ईयर्स में मार्स के बदलते क्लाइमेट की कहानी बताते हैं। आज परसिवियरेंस जैसे रोवर्स अगला कदम उठा रहे हैं। परसिवियरेंस सिर्फ मार्स के पास्ट एनवायरनमेंट का अध्ययन नहीं कर रहा है, यह एक्टिवली एंशिएंट माइक्रोबियल लाइफ के संकेतों की तलाश कर रहा है। यह रॉक्स से कोर सैंपल्स ड्रिल कर रहा है और उन्हें सरफेस पर कैचेस में छोड़ रहा है। प्लान यह है कि एक फ्यूचर मिशन इन सैंपल्स को कलेक्ट करे और उन्हें अर्थ पर वापस लाए। यह एक मॉन्यूमेंटल अचीवमेंट होगा। पहली बार हमारे लैब्स में एक और प्लैनेट के टुकड़े होंगे जहां हम उन्हें अपने सबसे पावरफुल इंस्ट्रूमेंट से एनालाइज कर सकते हैं। मार्स पर जीवन की तलाश हमारे समय के ग्रेट साइंटिफिक क्वेस्ट्स में से एक है। वैसे तो हमारा ज्यादातर ध्यान ग्रहों पर रहा है, लेकिन हमारे पहले कदम हमें उन छोटे अजीब पिंडों तक भी ले गए हैं जो हमारे सौर मंडल में बसे हुए हैं। हमने एस्टेरॉयड और धूमकेतुओं पर मिशन भेजे हैं। ये केवल पत्थर और बर्फ के टुकड़े नहीं हैं, ये टाइम कैप्सूल हैं। ये हमारे सौर मंडल के बनने के समय से बचे हुए प्राचीन अवशेष हैं, 4 अरब 60 करोड़ साल पहले। उनका अध्ययन करके हम उन मूल सामग्रियों के बारे में जान सकते हैं जिनसे पृथ्वी और अन्य ग्रह बने। वे हमारी दुनिया की उत्पत्ति के बारे में सुराग रखते हैं और शायद पानी और जीवन की उत्पत्ति के बारे में भी। जापान का हायाबुसा और नासा का ओसाइरिस रेक्स जैसे मिशनों ने अविश्वसनीय कारनामे किए हैं। उन्होंने छोटे एस्टेरॉयड तक पहुंचने के लिए वर्षों तक यात्रा की है जो लाखों किलोमीटर दूर हैं। उन्होंने इन छोटे अरुलेसित आकार के पिंडों की परिक्रमा की है। उन्होंने उनकी सरफेसों का मानचित्रण किया है और साहसिक पैंतरेबाजी में सतह को छूने के लिए नीचे उतरे हैं और धूल और चट्टान का एक नमूना एकत्र किया है। फिर उन्होंने पृथ्वी पर वापस जाने की लंबी यात्रा शुरू की, अपने साथ दूसरी दुनिया से एक कीमती सामान लेकर। इन नमूनों का विश्लेषण हमें ग्रहों के निर्माण खंडों को समझने में मदद करता है और हमारे ब्रह्मांडीय पड़ोस के इतिहास को विस्तार से जानने में। हमने धूमकेतुओं का भी पीछा किया है। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी का रोसेटा मिशन खबुलेटे नेविगेशन का एक उत्कृष्ट नमूना था। इसने सौर मंडल के माध्यम से यात्रा करने में 10 साल बिताए धूमकेतु 67P से मिलने के लिए। इसने 2 साल तक धूमकेतु की परिक्रमा की जैसे ही वह सूर्य की ओर यात्रा कर रहा था। इसने एक छोटा लैंडर फीले भी तैनात किया धूमकेतु के बर्फीले केंद्र पर उतरने के लिए। रोसेटा ने देखा कि कैसे सूर्य की होटी ने धूमकेतु की बर्फ को गैस में बदल दिया, जिससे वह सुंदर पूंछ बन गई जिसे हम पृथ्वी से देखते हैं। इस मिशन ने हमें एक अभूतपूर्व करीब से देखने का मौका दिया इन गंदे स्नोबॉल्स में से एक को, जैसा कि उन्हें कभी कभी कहा जाता है। छोटे पिंडों के ये मिशन, साथ ही वॉयेजर प्रोब जो अब सूर्य के प्रभाव क्षेत्र से बाहर निकल रहे हैं, ग्रहों की बाढ़ के पार झांकने के हमारे पहले प्रयास का प्रतिनिधित्व करते हैं। वे हमारी सोच से परे की सीमाओं को आगे बढ़ा रहे हैं। उन्होंने हमें दिखाया है कि सौर मंडल एक व्यस्त, विविध और प्राचीन स्थान है, लेकिन उन्होंने यह भी पुष्ट किया है कि यह कितना बड़ा है। हर मिशन एक बहुवर्षीय, कभी कभी दशकों का प्रयास रहा है। वे ब्रह्मांडीय महासागर में हमारे पहले शुरुआती कदम हैं, लेकिन इंटरस्टेलर स्पेस का किनारा अभी भी बहुत दूर है। हमने अपने पिछवाड़े का पता लगाया है, लेकिन असली जंगल आगे है। पहली बाधा जिसका हमें सामना करना पड़ता है वह है दूरी। स्पेस हमारे रूल्सों से नहीं चलता। वॉयेजर 1 अब घर से 24 बिलियन किलोमीटर से भी ज्यादा दूर है। असल में हमने कॉस्मिक ओशन में बस अपने पैर ही डाले हैं। आइए सोलर सिस्टम को एक क्वार्टर के साइज तक छोटा करें। वॉयेजर 1 बस सिक्के के किनारे से थोड़ा आगे तक गया होगा। इस स्केल पर सबसे नजदीकी तारा एक और क्वार्टर है जो 2 पूरे फुटबॉल फील्ड दूर है। यही है दूरी का आतंक। प्रॉक्सिमा सेंटोरी तक पहुंचने में 78,000 साल से ज्यादा लगेंगे। कोई भी इंटरस्टेलर मिशन पूरी तरह से ऑटोनोमस होना चाहिए। यह आइसोलेशन एक साइकोलॉजिकल और इंजीनियरिंग बाधा है जो खुद फिजिकल गैप जितनी ही बड़ी है। अगर दूरी प्रॉब्लम है तो स्पीड ही सॉल्यूशन होना चाहिए। यूनिवर्स को हालांकि इस बारे में कुछ कहना है। एक कॉस्मिक स्पीड लिमिट है, लाइट की स्पीड। कोई भी चीज जिसका मास है वो कभी वहां तक नहीं पहुंच सकती। यह कोई टेक्नोलॉजिकल लिमिटेशन नहीं है,
ये एक फंडामेंटल रूल है जो स्पेस टाइम में ही बुना हुआ है। ये लॉ एल्बर्ट आइंस्टीन ने डिस्कवर किया था। ये कॉस्मिक स्पीड लिमिट सितारों तक पहुंचने में दूसरी बड़ी बाधा है। कॉस्मिक स्केल पर लाइट की स्पीड दुखद रूप से स्लो है। इस स्पीड लिमिट का एक और अजीब कॉन्सिक्वेंस है, टाइम खुद रिलेटिव है। तो हम प्रकाश की गति तक नहीं पहुंच सकते, पर शायद हम उसके नजदीक पहुंच सकते हैं। मान लीजिए हमारा लक्ष्य प्रकाश की गति का 10% है। वह अब भी बहुत तेज है, लगभग 30,000 किलोमीटर प्रति सेकंड। इससे एक प्रोब प्रॉक्सिमा सेंटोरी तक लगभग 43 साल में पहुंच जाएगा, जो आप जानते हैं एक रोबोटिक मिशन के लिए एक मैनेजेबल टाइम फ्रेम है। पर एक स्टारशिप को उस गति तक पहुंचाने में क्या लगेगा? जवाब है ऊर्जा। इतनी जबरदस्त मात्रा में ऊर्जा कि उसके सामने मानव सभ्यता की पूरी बिजली की खपत एक छोटी सी टिमटिमाहट लगती है। यह तीसरी बड़ी रुकावट है, ऊर्जा का पहाड़ जिस पर हमें यात्रा शुरू करने के लिए भी चढ़ना होगा। चलिए भौतिकी पर विचार करते हैं। किसी चलती हुई चीज की ऊर्जा उसकी गतिज ऊर्जा होती है। फॉर्मूला सरल है, पर इससे निकलने वाली संख्याएं चौंकाने वाली हैं। एक बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर के आकार के जहाज को प्रकाश की गति के 10% तक ही तेजी देने के लिए उतनी ऊर्जा चाहिए होगी जितनी पूरी दुनिया एक साल में इस्तेमाल करती है, और यह सिर्फ उसे गति देने के लिए है। आपको फिर उतनी ही ऊर्जा चाहिए होगी उसे अपनी मंजिल पर पहुंचने पर धीमा करने के लिए, जब तक कि आप अपने महंगे स्टारशिप को अविश्वसनीय गति से लक्ष्य प्रणाली से आगे निकल जाने नहीं देना चाहते। ऊर्जा की जरूरतें बस खबुलेटें हैं। हम इतनी बिजली कहां से ला सकते हैं? हम आज जो केमिकल रॉकेट इस्तेमाल करते हैं वे तो इस दौड़ में भी नहीं है। रासायनिक ईंधन जलाना इंटरस्टेलर यात्रा के लिए बहुत ही अक्षम है। जैसा कि हमने देखा, आपको झांत ब्रह्मांड में मौजूद ईंधन से ज्यादा ईंधन चाहिए होगा। हमें उन सोर्सों को देखना होगा जो लाखों गुना ज्यादा पावरशाली हैं। यह हमें परमाणु ऊर्जा की ओर ले जाता है। फिशन या फ्यूजन के जरिए परमाणु की शक्ति का उपयोग करना ऊर्जा के पहाड़ पर चढ़ने का पहला विश्वसनीय कदम है। तब भी इंजीनियरिंग की चुनौतियां बहुत बड़ी हैं। एक फ्यूजन रॉकेट असल में एक नियंत्रित हाइड्रोजन बम होगा, एक मशीन में एक तारे की शक्ति का उपयोग करना। ऊर्जा की यह भारी जरूरत सिर्फ एक तकनीकी समस्या नहीं है, यह एक सिविलाइजेशनगत समस्या है। एक ऐसा ऊर्जा स्रोत विकसित करना और मेकना जो एक स्टारशिप लॉन्च करने में सक्षम हो, मानव इतिहास का सबसे बड़ा और सबसे महंगा प्रोजेक्ट होगा, कई गुना ज्यादा। इसमें दशकों तक एक वैश्विक प्रयास की जरूरत होगी। इसका मतलब होगा हमारी अर्थ व्यवस्थाओं और हमारी प्राथमिकताओं को मौलिक रूप से फिर से स्थापित करना, एक ही दूर के लक्ष्य की ओर। क्या हम एक प्रजाति के रूप में इतने लंबे समय तक एकजुट होकर ध्यान केंद्रित करने में सक्षम है? ऊर्जा की बाधा हमारी सामाजिक और राजनीतिक इच्छा शक्ति की उतनी ही परीक्षा है जितनी यह हमारी वैज्ञानिक क्षमता की परीक्षा है। मान लीजिए हमने दूरी, गति और ऊर्जा की सारी प्रॉब्लम्स सॉल्व कर ली है। हमारा स्टारशिप अब लाइट की स्पीड के एक बड़े फ्रैक्शन पर खाली स्पेस से तेजी से गुजर रहा है। जर्नी शुरू हो गई है, लेकिन अब एक नया खतरा सामने आ गया है जो अजीब लेकिन जानलेवा है। इंटरस्टेलर स्पेस पूरी तरह से खाली नहीं है। यह गैस के एक पतले सूप से भरा है, धूल से और माइक्रोमीटियोरॉइड्स से। पृथ्वी पर हमारे लिए यह इंटरस्टेलर मीडियम असल में एक परफेक्ट वैक्यूम है, लेकिन रिलेटिविस्टिक स्पीड से ट्रैवल करने वाले शिप के लिए यह एक जानलेवा माइनफील्ड बन जाता है। यह चौथी बैरियर है, एक ऐसा ब्रह्मांड जो पलट कर वार करता है। फिजिक्स के बारे में फिर से सोचिए। किसी भी इंपैक्ट की विनाशकारी शक्ति वेलोसिटी के वर्ग पर डिपेंड करती है। जब आप लाइट की स्पीड के 10 या 20% पर ट्रैवल कर रहे होते हैं, तो धूल का एक छोटा सा कण भी एक जानलेवा गोली बन जाता है। रेत का एक दाना जिसका वजन 1 ग्राम से भी कम होता है, शिप से TNT के 1 टन की एक्सप्लोसिव एनर्जी से टकराएगा। एक छोटा सा पत्थर एक छोटे एटमी बम की फोर्स से टकराएगा। शिप पर लगातार इन छोटी हाइपर वेलोसिटी वाली गोलियों की बौछार होती रहेगी। किसी तरह की प्रोटेक्शन के बिना हल इरोड हो जाएगा, सेंसर्स टूट जाएंगे और आखिर में शिप टूटकर बिखर जाएगा। इसका मतलब है कि किसी भी इंटरस्टेलर वेसल को एक शील्ड की जरूरत है, लेकिन किस तरह की शील्ड इस तरह के हमले को झेल सकती है? आर्मर की एक मोटी प्लेट बहुत भारी होगी। उस एक्स्ट्रा मास को एक्सेलरेट करने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए होगी। शील्ड खुद समय के साथ इरोड हो जाएगी। शायद एक मैग्नेटिक शील्ड चार्ज्ड गैस के पार्टिकल्स को डिफ्लेक्ट करने के लिए इस्तेमाल की जा सकती है, लेकिन न्यूट्रल धूल के कण सीधे निकल जाएंगे। कुछ लोगों ने डस्ट शील्ड का प्रपोजल दिया है। पार्टिकल्स का एक मोटा क्लाउड या मटेरियल की एक शीट शिप से बहुत आगे धकेली जाए
ताकि शुरुआती इंपैक्ट्स को अब्सॉर्ब किया जा सके, लेकिन इसकी इंजीनियरिंग बहुत मुश्किल है। जब आप तेज जाते हैं तो प्रॉब्लम और भी बदतर हो जाती है। आप जितनी तेज ट्रैवल करेंगे, इंपैक्ट्स उतने ही ज्यादा और एनर्जेटिक होंगे। यह एक खतरनाक साइकिल में एकता है। जर्नी का टाइम कम करने के लिए आपको तेज जाना होगा, लेकिन तेज जाने के लिए एक मजबूत भारी शील्ड चाहिए। एक भारी शील्ड को एक्सेलरेट करने के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए, जिससे पूरा मिशन और भी मुश्किल हो जाता है। इंटरस्टेलर डस्ट का यह छोटा सा मामूली सा इश्यू सॉल्व करने के लिए सबसे मुश्किल इंजीनियरिंग चैलेंजेस में से एक हो सकता है। यह एक लगातार परेशान करने वाला खतरा है, जो तारों के बीच के खाली स्पेस को एक शूटिंग गैलरी में बदल देता है, जहां हमारा शिप टारगेट है। फिजिक्स और इंजीनियरिंग के अलावा एक और शायद सबसे बड़ी रुकावट है। यह समय की रुकावट है। फिजिकल लॉ के रूप में नहीं, बल्कि एक ह्यूमन एक्सपीरियंस के रूप में। हम जो सबसे ऑप्टिमिस्टिक टेक्नोलॉजी सोच सकते हैं, उनसे भी सबसे नजदीकी स्टार्स तक पहुंचने में दशकों या शायद सदियां लग जाएंगी। इससे एक ऐसी चुनौती सामने आती है जो बहुत ही बायोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल है। आप एक ऐसे सफर के लिए इंसानों के एक क्रू को कैसे जिंदा, हेल्दी और समझदार रखेंगे जो उनकी अर्थ पर नेचुरल लाइफ स्पैन से ज्यादा लंबा होगा। यह पांचवी रुकावट है, लॉन्ग हॉल की बहुत बड़ी ह्यूमन कॉस्ट। एक मल्टी जेनरेशनल जर्नी के लिए आप सिर्फ एक शिप लॉन्च नहीं कर रहे हैं, आप एक सोसाइटी लॉन्च कर रहे हैं। आपको एक क्लोज्ड लूप इकोसिस्टम की जरूरत होगी जो सदियों तक खुद को चला सके। इसे पानी की हर बूंद, हवा के हर मॉलिक्यूल, हर न्यूट्रिएंट को रिसाइकल करना होगा। इसे खाना उगाना होगा, वेस्ट को मैनेज करना होगा और एक स्टेबल एनवायरनमेंट देना होगा। यह सब कुछ पूरी तरह से किसी भी बाहरी रिसोर्स से अलग रहते हुए। हमने कभी ऐसा सिस्टम नहीं में किया है। हमारी सबसे बड़ी कोशिश बायोस्फीयर 2 को सिर्फ 2 सालों के अंदर गंभीर प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा। एक स्टारशिप को सैकड़ों सालों तक परफेक्टली काम करना होगा। फिर मेडिकल चैलेंज है। जब सबसे नजदीकी हॉस्पिटल लाइट ईयर्स दूर हो, तो आप बीमारी या चोट से कैसे निपटेंगे? क्रू को कॉस्मिक रेडिएशन के लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स का सामना करना पड़ेगा, अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड की प्रोटेक्शन से दूर। इससे कैंसर और दूसरी बीमारियों का रिस्क बढ़ जाता है। जीरो ग्रेविटी या आर्टिफिशियल ग्रेविटी का ह्यूमन बॉडी पर कई जनरेशन तक भी असर पड़ता है। हमें बस ये नहीं पता कि जब ह्यूमन बायोलॉजी को सदियों तक उसके होम प्लैनेट से दूर रखा जाता है तो क्या होता है। शिप को एक सेल्फ सफिशिएंट मेडिकल रिसर्च फैसिलिटी होना होगा। आखिर में दिमाग है। इंसान सोशल क्रिएचर्स हैं जो दूसरे जीवन से भरे प्लैनेट पर रहने के लिए बने हैं। पूरी जिंदगी एक मेटल के कैन के अंदर रहने का साइकोलॉजिकल इंपैक्ट क्या होगा, ये जानते हुए कि आप कभी नीला आसमान नहीं देखेंगे, हवा महसूस नहीं करेंगे या सॉलिड ग्राउंड पर नहीं चलेंगे। इतने जनरेशन तक लड़ाई और निराशा को रोकने के लिए कौन से सोशल स्ट्रक्चर्स की जरूरत होगी। उस शिप पर पैदा हुए लोगों की कल्चर हमसे पूरी तरह से अलग होगी। उनकी एकमात्र रियलिटी उनके वेसल की गूंजती दीवारें और तारों का न बदलता नजारा होगा। लॉन्ग हॉल की लोनलीनेस को पार करना शायद सबसे बड़ी चुनौती होगी। सितारों के बीच का ओशन पार करने के लिए हमें एक नए तरह के शिप की जरूरत है। केमिकल रॉकेट्स सोल्कोवस्की रॉकेट इक्वेशन के प्रिजनर्स हैं। ज्यादा स्पीड पाने के लिए आपको बहुत ज्यादा फ्यूल चाहिए, जिसका मतलब है कि आपको उसे धकेलने के लिए और भी ज्यादा फ्यूल चाहिए। किसी दूसरे तारे तक की ट्रिप के लिए यह इक्वेशन दिल तोड़ने वाली बन जाती है। हमारे पास जो टेक्नोलॉजी है उससे हम वहां नहीं पहुंच सकते। हमें एक ऐसा जेंटल लगातार पुश चाहिए जो बहुत ज्यादा टाइम में स्पीड बढ़ाए। यह रेस अभी ब्लैक बोर्ड्स पर, कंप्यूटर सिमुलेशंस में और कुछ बहुत एडवांस्ड लेबोरेटरीज में चल रही है। इन आइडियाज में यूनिवर्स की सबसे पावरफुल फोर्सेस को यूज करना शामिल है। यह इस बारे में है कि एक व्हीकल क्या होता है, इसकी पूरी तरह से फिर से थिंकिंग की जाए। यह एक नए तरह के एक्सप्लोरर को मेकने की रेस है। केमिकल रॉकेट से आगे का पहला लॉजिकल कदम है एटीएम का इस्तेमाल करना। एक एटम का न्यूक्लियस बहुत ज्यादा एनर्जी स्टोर करता है। यह वही पावर सोर्स है जिसने हमारे शहरों को रोशन किया। न्यूक्लियर प्रोपल्शन का कॉन्सेप्ट ज्यादा कंट्रोल्ड तरीके से जीवित रहा। न्यूक्लियर थर्मल प्रोपल्शन। इस डिजाइन में एक न्यूक्लियर रिएक्टर एक सुपर हीटर की तरह काम करता है। हाइड्रोजन जैसा एक लिक्विड गर्म रिएक्टर कोर से पंप किया जाता है और बहुत तेज स्पीड से नोजल से बाहर निकलता है। यह एक केमिकल रॉकेट से ज्यादा एफिशिएंट है। एक और तरीका है न्यूक्लियर इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन। इसके बजाय यह बड़ी मात्रा में बिजली पैदा करता है। इस बिजली का इस्तेमाल फिर एक एडवांस्ड इंजन जैसे आयन ड्राइव को पावर देने के लिए किया जाता है। एक लंबी जर्नी में यह लगातार छोटा सा पुश बहुत तेज स्पीड तक पहुंच सकता है।
न्यूक्लियर फिशन स्पेस के लिए हमारा सबसे मैच्योर और रियलिस्टिक नेक्स्ट जनरेशन पावर सोर्स है। एक फिशन पावर्ड स्पेसक्राफ्ट हमारे सोलर सिस्टम को एक्सप्लोर करने के लिए एक गेम चेंजर होगा। न्यूक्लियर फ्यूजन सितारों की पावर का सोर्स है जिससे हमारा सूरज चमकता है। एक स्टारशिप पर फ्यूजन को कंट्रोल करने से एक जबरदस्त पावर वाला इंजन बनेगा। सपना यह है कि एक मैग्नेटिक चैम्बर के अंदर एक छोटा तारा हो जो हाइड्रोजन आइसोटोप्स का इस्तेमाल करके लाखों डिग्री तक गर्म हो। इस प्लाज्मा को मैग्नेटिक फील्ड से दबाया जाएगा जिससे एटम्स फ्यूज होंगे और थ्रस्ट पैदा होगा। चुनौतियां बहुत बड़ी हैं। सूरज से भी ज्यादा गर्म प्लाज्मा को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। डिफिकल्टों के बावजूद फ्यूजन स्पेस ट्रैवल में क्रांति ला देगा जिससे सोलर सिस्टम और उससे आगे के रास्ते खुल जाएंगे। क्या हो अगर आपको अपना ईंधन लेकर ही न जाना पड़े? रॉकेट इक्वेशन फ्यूल के वजन की वजह से बहुत मुश्किल हो जाती है। यही सोलर सेल के पीछे का आइडिया है। यह अंतरिक्ष यात्रा के लिए एक अलग तरीका है। सोलर सेल बस एक बहुत बड़ा अल्ट्राथिन शीशा होता है जिसे सूरज की रोशनी से धकेला जाता है। जब एक फोटोन शीशे से टकराता है तो वह शीशे को एक छोटा सा धक्का देता है। अंतरिक्ष के वैक्यूम में यह छोटा सा धक्का बहुत कुछ हासिल कर सकता है। एक्सीलरेशन धीमा होगा लेकिन वह कभी रुकेगा नहीं। महीनों और सालों में सोलर सेल से चलने वाला क्राफ्ट बहुत तेज रफ्तार तक पहुंच सकता है। इंटरस्टेलर यात्रा के लिए सूरज की रोशनी बहुत कमजोर हो जाती है। कल्पना कीजिए एक बहुत बड़ा लेजर या लेजरों का एक समूह एक दूर के इंटरस्टेलर प्रोब के सेल पर निशाना साध रहा है। एक कॉन्सेप्ट में लेजर का उपयोग करके एक नैनोक्राफ्ट को धकेलने की कल्पना की गई है जो सिर्फ 20 साल में प्रॉक्सिमा सेंटोरी तक पहुंच जाएगा। यह एक खूबसूरत और हिम्मत वाला आइडिया है लेकिन तकनीकी बाधाएं बहुत बड़ी हैं। एंटीमैटर, जब मैटर एंटीमैटर से मिलता है तो दोनों शुद्ध ऊर्जा के एक धमाके में गायब हो जाते हैं जो ज्ञात सबसे कुशल ऊर्जा रिलीज है। बस कुछ ग्राम सिद्धांत रूप में एक स्टारशिप को सबसे नजदीकी सितारों तक पहुंचा सकता है, प्रकाश की गति के करीब पहुंचते हुए। लेकिन दो बहुत बड़ी चुनौतियां हैं। एंटीमैटर मेकना अविश्वसनीय रूप से अक्षम और महंगा है और इसे सुरक्षित रूप से संग्रहित करना लगभग असंभव है। वर्तमान तकनीक केवल बहुत कम मात्रा में ही बना और रख सकती है थोड़े समय के लिए। जब तक हम उत्पादन और भंडारण दोनों में क्रांति नहीं लाते, एंटीमैटर एक दूर का सपना ही रहेगा। भौतिकी का अंतिम ईंधन हमेशा पहुंच से बाहर। आकाशगंगा इंतजार करती है लेकिन प्रकृति के नियम भी। एकदम सही स्टारशिप होने के बावजूद इंसान का शरीर इस मिशन की सबसे कमजोर कड़ी है। जीरो ग्रेविटी से मांसपेशियां और हड्डियां कमजोर होती हैं। कॉस्मिक रेडिएशन D-N-A पर हमला करती है जिससे कैंसर का खतरा भी आयचा जाता है। आर्टिफिशियल ग्रेविटी और भारी शील्डिंग बहुत जरूरी है लेकिन उनसे कॉम्प्लेक्सिटी और वजन बहुत भी आच जाता है। इम्यूनिटी, इंद्रियों और यहां तक कि बेसिक बायोलॉजी पर भी लंबे समय तक पड़ने वाले स्वास्थ्य प्रभावों के बारे में अभी पता नहीं चला है। क्रू को डॉक्टर, इंजीनियर और पायनियर होना चाहिए ताकि वे पृथ्वी से दूर मेडिकल इमरजेंसी के लिए तैयार रहें। इससे पहले कि हम इंसानों को तारों तक भेजें, हमें सीखना होगा कि अपने नाजुक शरीर को इस खाली जगह में कैसे जिंदा रखें। सबसे बड़ी इंजीनियरिंग चुनौती शायद हम खुद ही हैं। एक स्टारशिप को एक सेल्फ सस्टेनिंग वर्ल्ड होना चाहिए। पानी की हर बूंद को रिसाइकल करना, हर सांस को, कचरे के हर टुकड़े को। पौधे ऑक्सीजन और भोजन देंगे, एक छोटा इकोसिस्टम मेकते हुए। लेकिन एक स्टेबल क्लोज्ड लूप बायोस्फीयर मेकना जितना लगता है उससे कहीं ज्यादा मुश्किल है। धरती पर बायोस्फीयर के एक्सपेरिमेंट्स में दिक्कतें आई हैं ऑक्सीजन की कमी, CO2 के बढ़ने और इकोसिस्टम के ढहने से। सिस्टम को सदियों तक बिना किसी गलती के काम करना होगा, हर फेलियर के लिए बैकअप के साथ। क्रू को एक्सपर्ट किसान, इकोलॉजिस्ट और प्रॉब्लम सॉल्वर होना चाहिए। लाइफ सपोर्ट सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं है, यह हर दिन पीढ़ियों तक जीना है। सबसे छोटी गलती भी मिशन को बर्बाद कर सकती है। दिमाग अपनी ही कॉस्मिक परीक्षा का सामना करता है। एक मेटल की दुनिया में जिंदगी भर, जहां कोई एस्केप नहीं, कोई प्राइवेसी नहीं और कोई नए हॉरिजन नहीं। आइसोलेशन से स्ट्रेस बढ़ता है, कॉन्फ्लिक्ट और निराशा आती है, छोटी मिशनों पर भी। शिप पर पैदा हुई और मरने वाली जनरेशन फंसा हुआ महसूस कर सकती है, उनकी मंजिल एक दूर की मिथक बनकर। मोराल, पर्पस और कम्युनिटी में के रखना हवा या पानी जितना ही जरूरी है। क्रू को रेजिलिएंट होना चाहिए, अडेप्टेबल और एक शेयर मिशन से यूनाइट होना चाहिए। आखिर में सबसे बड़ी जर्नी सिर्फ स्पेस में नहीं है, बल्कि इंसान के दिमाग के अंदर है। हम सिर्फ बॉडी नहीं भेजते, बल्कि एक्सपेक्टें और सपने उस खालीपन में। एक जनरेशन शिप एक बोतल में बंद समाज है। नियम, शासन और संस्कृति को सरवाइव करने के लिए इवॉल्व होना चाहिए। स्थिरता बहुत जरूरी है,
कॉन्फ्लिक्ट सबको डूम कर सकता है। पॉपुलेशन को मैनेज करना होगा, आजादी को सर्वाइवल के साथ बैलेंस करना होगा। सदियों से नई ट्रेडिशंस और आइडेंटिटीज सामने आएंगी जो शिप की यूनिक दुनिया से शेप्ड होंगी। यह मिशन एक टेस्ट है कि क्या इंसान एक शांतिपूर्ण रेजिलिएंट समाज बना सकता है स्क्रैच से। जो लोग पहुंचेंगे वे ह्यूमैनिटी की एक नई ब्रांच होंगे जो जर्नी ने ही फोर्ज किए होंगे। सबसे बड़ी अनसर्टेनिटी टेक्नोलॉजी नहीं है, बल्कि वह समाज है जिसे हम मेकते हैं। आज इंटरस्टेलर ट्रैवल का सपना बहुत बड़ी डिफिकल्टों का सामना करता है। दूरी, एनर्जी, बायोलॉजी और सोसाइटी। हमारे पास इंजन नहीं है, इकोसिस्टम नहीं है और एक्सपीरियंस भी नहीं है, लेकिन हर एक्सपेरिमेंट, हर प्रोब, हर डिस्कवरी एक कदम आगे है। हम सीख रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं और पहले से कहीं ज्यादा सोच रहे हैं। जर्नी का ब्लूप्रिंट मौजूद है, भले ही टूल्स ना हो। पहली बार हम सिर्फ सपने देखने वाले नहीं हैं, हम एक पॉसिबल फ्यूचर के आर्किटेक्ट हैं। तारे दूर हैं, लेकिन जर्नी शुरू हो चुकी है। किसी और तारे की यात्रा एक नजदीकी डेस्टिनेशन से शुरू होती है, चांद से। अगली बड़ी छलांग चांद पर वापसी है और फिर मंगल की ट्रैवल। चांद और मंगल स्पेस में रहना सीखने के हमारे ट्रेनिंग ग्राउंड्स हैं। चांद पर एक परमानेंट प्रेजेंस मेकने से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। हम सीखेंगे कि रिसोर्सेज कैसे निकालें और हैबिटेट्स कैसे मेकें। ये एक ऐसी जगह है जहां हम अपनी गलतियां कर सकते हैं, जहां घर सिर्फ 3 दिन की यात्रा दूर है। चांद के बाद मंगल आता है। इंसानों को मंगल पर भेजना स्पेस एक्सप्लोरेशन में सबसे मुश्किल काम होगा। मंगल पर लैंडिंग मल्टीप्लैनेटरी स्पीशीज बनने की हमारी पहली असली कोशिश होगी। ये कदम वो बुनियाद हैं जिस पर किसी भी इंटरस्टेलर महत्वाकांक्षा को मेक किया जाना चाहिए। प्रॉक्सिमा सेंटोरी का रास्ता सीधे चांद के क्रेटर्स और मंगल के लाल रेगिस्तानों से होकर जाता है। अगली बड़ी छलांग स्पेस फेरर बनने के बारे में है। सेक्शन 3, ए सिविलाइजेशन एट ए क्रॉसरोड्स। इंसानियत एक चौराहे पर है जहां उसे क्लाइमेट चेंज और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। क्या स्पेस एक्सप्लोरेशन धरती की प्रॉब्लम्स से ध्यान भटकाने वाली चीज है? स्पेस टेक्नोलॉजी से अक्सर धरती पर जीवन को फायदा होता है। यह हमारे फ्यूचर में एक इन्वेस्टमेंट है जो उम्मीद और एक यूनिफाइंग पर्पस देता है। स्पेस एक्सप्लोरेशन पूरी इंसानियत के लिए एक प्रोजेक्ट है। चॉइस हमारी है, एक रुकी हुई सभ्यता या एक ऐसी जो चुनौतियों को अपनाती है और बाउंड्रीज को पार करती है। इस गोल के लिए कोशिश करना ही शायद वो है जिसकी हमें इस प्लेनेट पर और उससे आगे भी जीवित रहने के लिए एक सभ्यता बनने के लिए जरूरत है। हम एक ऐसी प्रजाति हैं जो तैयारी कर रही है, दूर की रोशनियों से प्रेरणा लेकर एक बड़े जहाज के लिए डिजाइन स्केच कर रही है। आगे की यात्रा हमारी सोच से भी ज्यादा लंबी और कठिन है, लेकिन जब से हमने पहली बार ऊपर देखा है तब से हमने अपने अंदर एक आग रखी हुई है। ये कभी न बुझने वाली आग ही थी जिसने हमारे पूर्वजों को अफ्रीका से बाहर निकलकर इस ग्रह पर बसने के लिए प्रेरित किया। ये वही आग है जिसने वोयाजर प्रोब को इंटरस्टेलर अंधेरे में धकेल दिया। यह हमारे लंबे समय तक जीवित रहने के लिए जरूरी हो सकता है। हमारी दुनिया की एक एक्सपायरी डेट है। हम शायद ब्रह्मांड के लिए जीवन को अपने ग्रह जगत से परे फैलाने का एकमात्र मौका है। यह सिर्फ एडवेंचर के बारे में नहीं है, यह उस सबसे बड़े खजाने की देखभाल के बारे में है जिसे हम जानते हैं, खुद जीवन। हम ऐसा करेंगे क्योंकि ब्रह्मांड की पुकार इतनी मजबूत है कि उसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। तारे इंतजार कर रहे हैं, लेकिन स्टारशिप का सपना जिंदा है और एक दिन शायद हमारे वंशज छलांग लगाने के लिए तैयार होंगे।